आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी सेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी सीएससी 2022। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, जो कि पॉलिटी का है। तो इसमें बोला गया है कि pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the contempt of court act 1971 was passed. Pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the contempt of court act 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for the contempt of themselves. ये ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. देखिए, सिविल कॉन्टेम्प्ट भी होता है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे डिफाइन नहीं करती, बल्कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसे डिफाइन करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो गई तो ये गया, ये भी गया, ठीक है। बचा क्या? बचा हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। In India, the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। दूसरी है, bar councils have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges। तो देखते हैं। तो एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि authorized to appear in a litigation on behalf of a party and who possesses a law degree, enrolled with the bar council in accordance to the prescriptions laid by the Advocate Act 1961। तो पेटेंट अटॉर्नी की बात करें तो वो डील करता है पेटेंट लिटिगेशन के साथ। बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ लॉ डिग्री, अ पेटेंट अटॉर्नी और पेटेंट लॉयर इज एन एडवोकेट। सो इट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल इंक्लूड द प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी गलत। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। A bill amending the constitution require a prior recommendation of the president of India? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर नॉन मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, और दोनों हाउस से वो पास होता है बिल, और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उसे रेक्टिफाई करती हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट अगर हमारी गलत हो गई तो हमारी ये तो हो नहीं सकता आंसर, ठीक है। तो और हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता, सॉरी, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर हमें एक स्टेटमेंट पता है तो इससे हम एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। और स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent। बिल्कुल सही बात है। A constitution amendment bill must be passed by special majority and there is no provision for joint sitting। बिल्कुल ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा बिल, और स्टेट लेजिस्लेचर भी उसे रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर क्या हो जाता है कि each house of the parliament must pass the bill separately by a special majority. Now in case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill। So statement 3 is correct। Next देखेंगे question 14। The Constitution of India classifies the ministers into 4 rank: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट इंक्लूडिंग द पीएम shall not exceed 15% of the total number of the members
इन द लोकसभा। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूडिंग द पीएम, वो 15% को एक्सीड ना करें ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इन द लोकसभा। तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशन आर हाउएवर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन its classification into a 3-tier body is based on the convention of the parliamentary government as developed in Britain. It has however got a legislative sanction. The Salaries and Allowance Act of 1952 defines a minister and a member of the council of ministers by whatever name called and includes a deputy minister. So statement 1 is not correct. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई भी प्रोविजन डिफाइन नहीं करता है मिनिस्टर्स के लिए, उनकी सैलरी अलाउंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे डिफाइन नहीं करेगा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। कैसे डिफाइन होती हैं ये सारी चीज़ें? ये बेस्ड होती हैं ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसकी साइज और क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी।